जब चंद्रगुप्त 300 से 299 ईपू में निधन हो गया तो वह एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए जो उपमहाद्वीप के आकार का था और एक कुशल प्रशासन द्वारा संचालित था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार बने, जिन्हें अमित्रघात या शत्रुओं के संहारक के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञात नहीं है कि यह उपाधि उन्हें किसी विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मिली थी या यह उन शीर्षकों में से एक थी जो प्रवृत्तियों का प्रतीक होती हैं और जरूरी नहीं कि उपलब्धियों का सूचक हो। यह तर्क दिया गया है कि इस उपाधि से यह संकेत मिलता है कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में नए मौर्य विजय हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। बिंदुसार को प्रशासनिक कार्यों का काफी अनुभव था क्योंकि उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त के अधीन दक्षिणी प्रांत के राज्यपाल के रूप में सेवा की थी। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन पर एक सख्त नियंत्रण बनाए रखा और अपने कुछ पुत्रों को सरकार की कला में प्रशिक्षित करने के लिए दूरदराज के प्रांतों में जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पिता द्वारा स्थापित यूनानी दुनिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर के पुत्र एंटियोकस आइसोटर का प्रतिनिधित्व डायमाचस द्वारा उनके दरबार में किया गया, जो प्रसिद्ध मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी थे। मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस 287 से 247 ईपू द्वारा भेजे गए एक अन्य दूत डायोनिसियस को पाटलिपुत्र के शाही दरबार में भेजा गया। एक दिलचस्प घटना बताती है कि बिंदुसार ने एंटियोकस आइसोटर से मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। पहले दो को आसानी से भेजा गया, लेकिन अंतिम अनुरोध को यह कहते हुए विनम्रता से अस्वीकार कर दिया गया कि ग्रीस में दार्शनिक किराए पर नहीं होते। बिंदुसार ने अपने द्वारा प्राप्त महान साम्राज्य को सुरक्षित रखा और यह मान लेना उचित है कि प्रशासनिक प्रणाली पहले की तरह ही कुशलता से कार्य करती रही, हालांकि अब इसमें तानाशाही प्रवृत्तियों का विकास होने लगा था। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, अशोक को तक्षशिला भेजना पड़ा था ताकि मौर्य नौकरशाही द्वारा उस दूरस्थ प्रांत में उत्पन्न विद्रोह को दबाया जा सके। बिंदुसार के पारिवारिक जीवन के बारे में हमारे पास कुछ किंवदंतियां हैं, जिनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का आभास हो सकता है। पाली इतिहास में कहा गया है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे, जो उस बहुपत्नी प्रचलन वाले युग के लिए भी काफी उल्लेखनीय है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कहा गया है कि बिंदुसार के पास एक आकर्षक मालिश करने वाली थी, जो चंपा, वर्तमान बिहार के भागलपुर के पास की एक ब्राह्मण महिला थी। राजा को उसका काम पसंद आया, लेकिन वह उसकी शख्सियत से और भी अधिक मोहित हुए और अंततः उससे विवाह कर लिया। इस मिलन से महान अशोक का जन्म हुआ। अशोक के जन्म स्थान और वर्ष के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम यह मान सकते हैं कि उनका जन्म पाटलिपुत्र, शाही राजधानी में 292 से 291 ईपू में हुआ था। अशोक की माता को सुभद्रांगी, सुंदर रूपवती और धार्मिक के नाम से भी जाना जाता था। यदि धर्म वास्तव में अशोक की माता का नाम था, तो यह समझना आसान है कि बाद में उन्हें धर्माशोक क्यों कहा गया, जो शायद एक मातृनाम था, न कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बाद उनके चरित्र से जुड़े धार्मिक गुणों का सूचक। धर्म के एक अन्य पुत्र तिष्य थे, जो अशोक के छोटे भाई थे। बिंदुसार के बारे में सुझाए गए या स्थापित तथ्यों के रूप में हमारे पास यही जानकारी है। उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि यह मानना उचित है कि वह एक मजबूत और कुशल शासक थे, क्योंकि उन्होंने शाही परंपरा को जारी रखा और अपने उत्तराधिकारी के लिए अपने द्वारा विरासत में प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। किंवदंती कहती है कि महान कौटिल्य बिंदुसार के शासन के शुरुआती हिस्से में शाही सलाहकार बने रहे। यह मान लेना उचित है कि बिंदुसार ने अपने पुत्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण का अच्छा ख्याल रखा। इनमें से अशोक, सुमन, सुसीम और तिष्य, जिन्हें वित्ताशोक या विक्ताशोक भी कहा जाता है, के नाम हमारे सामने आते हैं। उत्तरी बौद्ध परंपरा में महेंद्र को अशोक का भाई बताया गया है, लेकिन पाली परंपरा में महेंद्र को अशोक का पुत्र बताया गया है। जाहिर तौर पर इस विवरण में दोनों परंपराओं के बीच काफी भ्रम है। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।